हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट रिटर्न ऑफ इनकम का। क्योंकि हमारा रिटर्न ऑफ इनकम है, ये हमारा कंपलसरी होता है। चाहे वो कंपनी का केस हो, चाहे इंडिविजुअल का केस हो, ये इसमें हमारा आईटीआर फाइल करना ये हमारे लिए कंपलसरी है। सो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है। जैसे कि हमारा मीनिंग ऑफ इनकम का डेट इज, क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम इज डिक्लेरेशन बाय द मेड बाय द टैक्स पेयर टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहते हैं कि आपको कंपलसरी आईटीआर फाइल करना, ठीक है, रिगार्डिंग देयर टोटल इनकम एंड डिडक्शन एंड टैक्स पेड। जो कि आपकी टोटल इनकम है, देन उसके बाद आप टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करते हो। ठीक है। उसी के बिहाफ पे आपको टोटल इनकम के बिहाफ पे, ठीक है, आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। दैट इज़ जो कि इसके अंदर में आपका जो कि फाइल करने के लिए जो कि आईटीआर फाइल करने के लिए प्रेस्क्राइब्ड है फॉर्म अंडर सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिटर्न। कितने टाइप्स के हमारे रिटर्न होते हैं, जो कि आता है हमारा सेक्शन नंबर 139 वन के जिसमें है आपका ओरिजिनल रिटर्न है। ठीक है, ओरिजिनल रिटर्न एंड सेकंड है हमारा बिलेटेड रिटर्न एंड थर्ड इज रिवाइज्ड रिटर्न, फोर्थ इज अपडेटेड रिटर्न एंड रिटर्न ऑफ लॉस एंड रिटर्न अंडर नोटिस। ये सारा हम फुली डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारा बिलेटेड रिटर्न का सेक्शन है 139(4) का एंड 139(5) आपका रिवाइज्ड रिटर्न का एंड अपडेटेड रिटर्न का है 139(8) एंड रिटर्न ऑफ लॉसेस का 139 का सब सेक्शन नंबर 3 एंड रिटर्न अंडर नोटिस है 142 का 1 एंड जो कि ओरिजिनल रिटर्न्स में जो कि हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम ड्यू डेट का। ठीक है, ड्यू डेट्स आती हैं जो भी हमारी, उस पर हमें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। बट जो काफ़ी इंडियाज़ के जितने पर्सनस हैं, ठीक है, वो तो टाइम पर आईटीआर फाइल करना, ठीक है, समझते नहीं है। बट वो हमेशा चाहते हैं कि जब हमारे पास नोटिस आएगा तब हम फाइल करेंगे आईटीआर। देन उसके ऊपर जो आपको हो जाता है, फिर आ जाता है आपका बिलेटेड रिटर्न। जैसे कि आप फाइल करते हो, जो आपकी ड्यू डेट निकल जाती है, अगर उसके बाद आप फाइल करते हो अगर आईटीआर, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है या फिर पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। सो अब उसके बाद आता है आपका रिवाइज रिटर्न। आपने अगर कोई मिस्टेक होगी हो, ठीक है, ओरिजिनल रिटर्न्स में या फिर रिलेटेड रिटर्न आपने फाइल करा होगा, देन उसके बाद आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न आप 24 मंथ्स के तक अंडर में आप फाइल कर सकते हो, एंड होने से पहले, जो कि आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर है। ठीक है, रिटर्न ऑफ लॉसेस जो कि आपको, अगर आपको कोई भी लॉसेस है, ठीक है, वो चाहे आपका बिजनेस से लॉसेस हो या आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो उससे आपका लॉसेस हो, देन आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लॉसेस को। ठीक है, और उसके बाद आपका रिटर्न अंडर नोटिस जो कि आपको फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस फॉर फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर्स। ठीक है, इसके बाद आपके आती है ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग रिटर्न। सेक्शन नंबर 139 वन के अंदर में आता है आपका ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग रिटर्न। ठीक है, जैसे कि आपका अगर इंडिविजुअल होगा, अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो और एच यू एफ का कोई भी सब्जेक्ट ना हो ऑडिट का, तो उसके बाद आपकी ड्यू डेट होगी 31 जुलाई। एंड कंपनी एंड ऑडिट का केस होगा, अगर ठीक है, कंपनी और ऑडिट का केस होगा, तो उसके लिए होगी आपकी 31 अक्टूबर होगी आपकी ड्यू डेट। एंड जो आपके कंपनी एंड ऑडिट का केस होगा तो 31 अक्टूबर। अगर आपका कोई भी, जैसे कि आपने ऑडिट नहीं करवाई है सीए से, देन आप कराओ जो फाइल करोगे, तो 31 जुलाई को आप कंपलसरी आपको फाइल करना, अगर वो आपकी ड्यू डेट है। अगर उसके बाद अगर आप आईटीआर फाइल करते हो, देन वो आपका आ जाता है बिलेटेड रिटर्न्स में। एंड एसएससी रिक्वायर्ड टू फर्निश टीपी रिपोर्ट 30 नवंबर। यानी कि जो एसएससी का है, एसएससी का रिक्वायर्ड कब है, अगर एसएससी के केस में, जैसे कि अगर हमारा इंडिविजुअल है, ठीक है, एच यू एफ ना भी हो, ठीक है, जो हमारा एच यू एफ हो गया या इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, कंपनी हो गया, देन इसके केसेस में तो आपकी ड्यू डेट सीवर्स है। बट जो एसएससी है, एसएससी के लिए जो कि आपकी वो है 30 नवंबर। एंड कंपल्सरी है जो आपकी आईटीआर फाइल करना। ठीक है, जो कि बोला गया था उसके अंदर में, जो कि अगर आपकी जो इन टोटल इनकम है, अगर बेसिक एजम्पशन लिमिट से कम है, ठीक है, आपकी बेसिक एजम्पशन लिमिट है, जैसे कि हमने इंडिविजुअल की बात करी थी तो होती है 2,50,000। देन उससे भी अगर कम है आपकी, तो आप चाहिए
तो क्या आपको रिटर्न आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है या नहीं। तो इसके केसेस में भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। देन अगर या फिर आपका जो करंट अकाउंट है, ठीक है, अगर उसमें आप डिपॉजिट करते हो 1 CR तक का या फिर उससे ज़्यादा, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। या फिर आप जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो फॉरेन ट्रेवल्स पे अप टू रुपीज़ सॉरी मोर देन 2 लाख रुपीज़, देन आपको फिर भी रिक्वायर्ड है आईटीआर फाइल करना। एंड नेक्स्ट, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो मोर देन 1 लाख है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी एसेट्स अगर आउटसाइड इंडिया है या फिर साइनिंग अथॉरिटी इन फॉरेन बैंक अकाउंट है, देन आपको फिर भी आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। एंड बिजनेस टर्नओवर जो कि आपका 50 लाख को अगर क्रॉस कर जाता है, ठीक है, और प्रोफेशनल रिसिप्ट आपके 10 लाख को क्रॉस कर जाता है, और या फिर आपका टीडीएस या टीसीएस आपका 25,000 या फिर उससे ज़्यादा हो, अगर सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 होगा, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। ये सारे केसेस हैं जिस केसेस में आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। तो ठीक है, फर्स्ट कौन सा केस है, जो कि आपके करंट अकाउंट में, ये क्या बोला, करंट अकाउंट में डिपॉजिट हो, अगर आप डिपॉजिट करते हो 1 CR या उससे ज़्यादा। और सेकंड केस, अगर आप फॉरेन ट्रैवल पे एक्सपेंसेस करते हो मोर देन 2 लाख। एंड थर्ड केस इज, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप इनकर्ड करते हो 1 लाख से मोर देन है। और आपका फोर्थ केस, जो कि अगर आप कोई भी आपकी एसेट्स है आउटसाइड इंडिया में या फिर साइनिंग अथॉरिटी इन फॉरेन बैंक अकाउंट है। एंड आपका फिफ्थ, जो कि आपका बिजनेस टर्नओवर 60 लाख से मोर देन है या फिर प्रोफेशनल रिसिप्ट आपके मोर देन है 10 लाख से। और उसके बाद आता है आपका सिक्स्थ रिसिप्ट, वो आएगी आपकी टीडीएस या फिर टीसीएस आपका 25,000 या फिर उससे ज़्यादा के है, ठीक है, या फिर 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन के केस में आपका 50,000 है, तो आपको आईटीआर फाइलिंग करना कंपलसरी, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। एंड इसके बाद आता है आपका अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न आता है सेक्शन नंबर 139 का सब सेक्शन नंबर 8 है, जो कि कहता है कैन यू फाइल, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, वो करते हो आप रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में, वो भी 24 मंथ्स में, ठीक है, विद इन 24 मंथ्स में आपको आईटीआर जो कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है। एंड जो कि होगी आपकी, अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रखी है, ठीक है, तो आप अगर आप उसके बाद अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है, विद इन 24 मंथ, ठीक है, 24 मंथ्स में अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हो, जो आपकी ओरिजिनल, जो आपने जो फर्स्ट में जो करी थी आपने ओरिजिनल करी थी आईटीआर फाइल, तो वो आपकी इनवैलिड मानी जाएगी। अपडेटेड रिटर्न ही आपकी ओरिजिनल आईटीआर मानी जाएगी, ठीक है। देन कैन नॉट बी फाइल्ड, कैन नॉट बी मतलब कि इन्हें कंपलसरी नहीं है आईटीआर फाइल करने के लिए। अगर आपका लॉस रिटर्न है, तो आपको फाइल करना कोई भी कंपलसरी नहीं है आईटीआर। या फिर आपका रिड्यूस टोटल टैक्स लाइबिलिटी या फिर इंक्रीज हुआ रिफंड, ठीक है, या फिर वो सर्च फॉर सर्च और सर्विस केसेस में, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी नहीं है। और बिलेटेड रिटर्न जो कि आता है सेक्शन नंबर 139 का सब सेक्शन नंबर 4, ठीक है, जो कि कहता है बिलेटेड रिटर्न, अगर आपका अगर आपके ड्यू डेट आपकी आ चुकी है, आपने ड्यू डेट के बाद अगर आपने आईटीआर फाइल करा है, देन वो आ जाता है आपका बिलेटेड रिटर्न, जो कि आपका टाइम लिमिट है बिफोर 3 मंथ पीरियड टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर बिफोर complete completion of assessment whichever is earlier, यानी कि जो कि या फिर आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर जो कि दे रखा है बिफोर 3 मंथ, या फिर आपका जो कि है बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है, विच एवर इज लोअर, ठीक है, उतने वो ही आपको कंसिडर्ड होगा। और जो कि आपका अगर आप लेट लेट फाइलिंग करते हो, तो उसकी जो कि फीस है, ठीक है, वो आपका सेक्शन नंबर 234 F में एप्लीकेबल है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका रिवाइज्ड रिटर्न, आगे रिवाइज रिटर्न सेक्शन नंबर 139 का सब सेक्शन नंबर 5 के अंदर डिफाइंड है रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न क्या होता है, या फिर कोई आप ओमिशन हो गया हो या फिर मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, आपने जब ओरिजिनल आईटीआर फाइल करा है या फिर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करा है, देन आपको उसमें आपको पता चला कि मतलब इसमें मेरी कोई भी ओमिशन होगी या मिस्टेक होगी, देन आप आई रिवाइज रिटर्न को फाइल कर सकते हो, जो कि रिटर्न ऑफ इनकम जो कि फाइल अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन नंबर 1 के अंडर में आप
रिवाइज रिटर्न को फाइल कर सकते हो, जो कि टाइम लिमिट है वो है आपका बिफोर 3 मंथ पीरियड टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के एंड होने में 3 मंथ बिफोर ही आपको रिवाइज रिटर्न आपको फाइल करना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो कि फीसिस आपकी चार्ज होगी सेक्शन नंबर 234 F में, अगर आप लेट, अगर मान लीजिए अगर आप लेट आईटीआर फाइल करते हो, ठीक है, जो कि आपके ड्यू डेट्स के बाद में अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो उसके ऊपर कुछ फीसिस भी देने पड़ सकता है या फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो कि है इनकम टैक्स लेट फाइलिंग फीसिस है, जो कि अगर आपकी टोटल इनकम लेस देन या फिर इक्वल्स टू 5 लाख है, तो आपका लेट फीस चार्ज होगा वो होगा आपका 1000 रुपीज़। एंड मोर देन 5 लाख से अगर इनकम जाती है आपकी टोटल इनकम मोर देन 5 लाख, तो देन आपको पे करना पड़ सकता है 5000 का लेट फीस चार्जेस। एंड इसके बाद है आपका मोड्स ऑफ फाइलिंग, ठीक है, किस किस में आप फाइलिंग कर सकते हो। ई फाइलिंग आपका मैंडेटरी होता है फॉर दी एसएससीज, जितने भी हमारे एसएससी है उसके लिए ई फाइलिंग करना मैंडेटरी है। एंड पेपर रिटर्न किन के लिए अलाउड है, वो है इंडिविजुअल के केस में जिनकी की एज 80 ईयर्स मोर देन है, यानी कि ये हमारा आगे सुपर सीनियर सिटीजन केस में वो पेपर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है एच यू एफ एंड इंडिविजुअल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि जो एच यू एफ हो गए एंड जो कि इंडिविजुअल, ठीक है, उन्हें रिक्वायर्ड नहीं है कि फाइल करें वो इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोड से, ठीक है, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आती है हमारी प्रेस्क्राइब ट्रांजेक्शन्स रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स है जिसके अंदर में आपको पैन और आधार कार्ड की आपको रिक्वायरिंग पड़ेगी, ठीक है, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। जो कि आपका फर्स्ट आता है वो आता है अगर आप सेल परचेज ऑफ मोटरसाइकिल अदर देन टू व्हीकल, ठीक है, अगर आप मान लीजिए मोर देन, अगर आपके जैसे टू व्हीलर्स हैं मोटरसाइकिल होगी, या फिर आप फोर व्हीलर, अगर आप फोर व्हीलर पे चले जाते हो, ठीक है, जैसे कि कार्स हो गए, देन अगर आप उसको सेल या परचेज करते हो, ठीक है, तो उसके केस में आपको पैन और आधार कार्ड मैंडेटरी है, चाहे वो आपका कितने भी अमाउंट में आप उसे परचेज करो, ठीक है, तो आपको पैन कार्ड एंड आधार कार्ड आपको रिक्वायरमेंट है। एंड सेकंड है जो कि अगर आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग करते हो एक्सक्लूडिंग जो कि आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है, ठीक है, उसको एक्सक्लूड करके आप अगर ओपनिंग करते हो कोई भी बैंक अकाउंट का, चाहे वो आप कुछ भी अमाउंट उसमें या फिर डिपॉजिट करो, या फिर आप जितना भी जो मान लीजिए आप जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होता है वो कुछ भी हो, उसके अंदर में आपको पैन और आधार कार्ड रिक्वायरिंग है, यानी कि रिक्वायर्ड है। और नेक्स्ट है आपका अगर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, या फिर आप ओपनिंग कराते हो डीमेट अकाउंट्स। डीमेट अकाउंट्स आखिर में कौन से अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि आप शेयर्स को सेल और परचेज करते हो, ठीक है, उसे स्टोर करने के लिए डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका वो होता है आपका कैश डिपॉजिट इन बैंक कोऑपरेटिव बैंक। अगर कोऑपरेटिव बैंक में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो पर डे मोर देन 50,000, देन आपको पैन और आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है। एंड सिक्स, अगर सिक्स की बात करें, ठीक है, तो जो भी आपका कैश डिपॉजिट करते हो या फिर कोई भी आपका बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो या पोस्ट ऑफिस बैंक हो, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो भी ओपनिंग होते हैं बैंक, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी हमारे जो बैंक ओपनिंग होते हैं उसके अंदर में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो इन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो उसके केस में आपको 10 लाख से मोर देन होगा, ठीक है, अगर आप अमाउंट कैश को डिपॉजिट करते हो 10 लाख से मोर देन, तो आपको पैन और आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है। एंड अगर आप जो भी कैश विड्रॉल करते हो, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, तो अप टू रुपीज़ 20 लाख, सॉरी मोर देन 20 लाख, 20 लाख रुपीज़, तो उसके केस में भी आपको पैन एंड आधार कार्ड रिक्वायरमेंट एंड परचेज करते हो, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स इन कैश मोर देन 50,000 रुपीज़ पर डे का, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका नाइन्थ केस पेमेंट फॉर ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री और परचेज ऑफ फॉरेक्स, तो मोर देन 50,000 पर ओकेशन, तो भी आपको रिक्वायरमेंट। एंड परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स मोर देन 50,000,
and payment for acquiring bonds debentures from a company more than 50,000 and जो कि 12th है आपका पेमेंट फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, आपके जो भी शेयर्स है कंपनी का, अगर उसकी आप पेमेंट करते हो मोर देन 50,000 एंड परचेज ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, या फिर उसको सेल करते हो परचेज करते हो मोर देन 10,000 जो कि उसकी वैल्यू है एस टी बी एम। ठीक है, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कि विच एवर इज हायर, या फिर 10 लाख, मोर देन 10 लाख, या फिर जो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है विच एवर इज हायर उतने का आपको कंसिडर्ड होगा। एंड सेल करते हो अगर आप परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन अबव मोर देन 2 लाख रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन, तो आपको पैन कार्ड एंड आधार कार्ड रिक्वायर्ड है। इन केसेस में आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी है। ठीक है, फर्स्ट केस कौन सा था, अगर आप टू व्हीलर्स वाला, अगर अदर देन टू व्हीलर्स को अगर आप सेल परचेज करते हो या फिर बैंक अकाउंट ओपनिंग करते हो, आपका सेकंड केस। ठीक है, इसमें आपका एक्सक्लूडिंग है बेसिक सेविंग अकाउंट। ठीक है, और अगर आप अप्लाई करते हो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए, या फिर ओपनिंग करते हो आप डीमेट अकाउंट, या फिर कैश डिपॉजिट करते हो कोऑपरेटिव बैंक में, या फिर कैश डिपॉजिट करते हो कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, या फिर आपका कैश विड्रॉल करते हो कोऑपरेटिव बैंक पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, मोर देन 20 लाख रुपीज़ एंड जो कि आप परचेज करते हो बैंक ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर पेमेंट्स इन कैश मोर देन 50,000 पर डे का। एंड उसके बाद नेक्स्ट है आपका पेमेंट फॉर ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल में अगर जो भी फॉरेन कंट्री में आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, अगर उसका आप पेमेंट करते हो या फिर परचेज करते हो, जैसे कि फॉरेक्स करेंसी होती है उसको परचेज करते हो मोर देन 50,000 का। ठीक है, देन आपको आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, परचेज करते हो अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स मोर देन 50,000 एंड अगर आप पेमेंट करते हो, ठीक है, एक्वायरिंग बॉन्ड्स वगैरह डिबेंचर्स फ्रॉम अ कंपनी मोर देन 50,000, या फिर आपको अगर पेमेंट करते हो फॉर द शेयर्स ऑफ अ कंपनी मोर देन 50,000, या फिर परचेज करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर सेल करते हो एंड मोर देन 10 लाख रुपीज़, या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर कंसिडर्ड होगा। एंड फोर्थ थिंग, जो अगर सेल या परचेज करते हो गुड्स या फिर सर्विसेज अदर देन ओके मोर देन 20,000 पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, इन सारे केसेस में जितने 14 केसेस हैं, इन केसेस में आपको आई और पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है। सो इसी के साथ में हमारा रिटर्न ऑफ इनकम वन शॉट हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, हमने ITR भी फाइल, मतलब कि रिटर्न ऑफ इनकम भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।